एक लड़की थी अनन्या, हमेशा क्लास में चुप बैठी रहती थी। उसे मैथ सिर दर्द लगता था, बोझ लगता था। जब भी टीचर कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते, वो उसे ऐसे देखती जैसे नंबर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों। उसे ऐसा लगता था कि मैथ सिर्फ टॉपर के लिए बना हुआ सब्जेक्ट है। एक दिन लंच ब्रेक में उसका दोस्त आर्यन उससे मिला। उसने उससे कहा, मैथ से भागने से काम नहीं चलेगा, चलो मिलकर एक काम करते हैं, रोज हम लोग एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। हालांकि अनन्या ने मजबूरी में हाँ भर दी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, एक अजीब सी चीजें हुई। पहला दिन उसे वास्तविक संख्या क्लियर हो गए, दूसरे दिन उसे बहुपद के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, तीसरे दिन उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा लगा जैसे केक काटने जैसा आसान है। धीरे धीरे जो उससे सबसे ज्यादा सताता था, जो उसके लिए दुश्मन की तरह था, अब वो उसका दोस्त बन चुका था। एग्जाम के दिन उसने आर्यन से कहा, मैथ मुश्किल नहीं था, मैं ही बिना समझे उसे मुश्किल समझ रही थी। जिस दिन रिजल्ट आया, अनन्या के 90 प्लस मार्क्स थे। उसी दिन अनन्या ने अपने नोटबुक में लिखा, मैथ मार्क्स से नहीं कंसेप्ट से जीता जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है स्वराज और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर अध्याय के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप छोड़कर एग्जाम में जा ही नहीं सकते। यानी हम हर अध्याय के वो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको बुक ले लो, कॉपी ले लो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जा रहा हूं बुक में मार्क करते चलना या कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। तो मेरा सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस और मशक ज्ञात करना और दूसरा जो है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, जैसे √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, 2 + √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, 5/√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस पे ढेर सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बहुपद। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक चैप्टर में और आपको सहूलियत मिल जाएगी, आसान हो जाएगा एक चैप्टर और। कौन सा? चौथा, जो द्विघात समीकरण वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो काम शून्य निकालने के लिए करते हैं, द्विघात समीकरण में वही काम मूल निकालने के लिए करते हैं। तो क्यों नहीं हम बहुपद को बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो किस किस टॉपिक पर ध्यान देना हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसमें, सबसे ज्यादा ध्यान देना हमें किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और शून्यक दिया हो और उससे द्विघात बहुपद बनाना है। तो ये दो टॉपिक में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें जो सबसे आसान टॉपिक हो जाता है वो कौन सा होता है? तो वो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मात्र 1 मिनट का कंसेप्ट है, मैं बता ही देता हूं आपको कि अगर कोई बहुपद के जो आलेख एक शख्स को जितनी बार कट करते हैं उतने ही उसके पास शून्यक होते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैंने इसको रख लिया कि 1 मिनट का कंसेप्ट है, आप इसको भी निपटा देना साथ के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रैखिक समीकरण युग्म की संख्या। जो संख्या मतलब समीकरण होगा उससे जो रेखा बनेगा, क्योंकि युग्म है तो दो हमारे पास समीकरण होंगे तो उससे रेखा बनेगा। उस रेखाओं की प्रकृति, जैसे कि वो प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या समांतर होगा, ठीक है। और वो कैसे समीकरण देख के हम कैसे पता करते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या समांतर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसकी हल निकालने की दो विधियां होती है, ग्राफीय और एक हमारे बीजीय। बीजीय में आपका प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया, जो कि अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है हमें? विलोपन विधि पे। किस पे? विलोपन विधि पे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है विलोपन विधि पे। क्लियर है? चलो, तो यानी कुल मिला के यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले रेखाओं की प्रकृति पे और दूसरा हल निकालने पे। तो हल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो होता है विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करना। तो ये दो चीजों पे, चलो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आप इस पे ध्यान दोगे, रेखाओं की प्रकृति पे और हमारा विलोपन विधि पे। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर पे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और ऑलरेडी मैंने बता दिया था इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मूलों की प्रकृति। वो रहने वाला हमारा मूलों की प्रकृति,
ठीक है। जैसे कि मान लो कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मैं लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ आपको, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लो d बराबर v बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी की मदद से हम जानते हैं कि कब हमारा मूल जो है वास्तविक होगा, कब हमारा मूल जो है वास्तविक के साथ साथ बराबर होगा, कब हमारा मूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम जानते हैं d ग्रेटर देन 0 पे मूल वास्तविक हो जाता है, d बराबर 0 पे मूल वास्तविक और बराबर होता है, और d लेस देन 0 पे कोई मूल ही नहीं मिलता। यानी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मूलों की प्रकृति पता करना। अब रही बात कि जब हमें मूल पता चल जाता है कि वास्तविक होगा या समान होगा, तो उसको निकालेंगे कैसे। तो ऑलरेडी हम एक दो मेथड सीख कर आ गए रहते हैं द्विघात बहुपद से, और यहाँ पे एक मेथड सीखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, जिसका नाम है द्विघात सूत्र, और जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम। और वो क्या होता है, चलो मैं लिख के बताता हूं आपको वो क्या होता है। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होता है हमारे पास, है ना। चलो, जिसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। तो एक काम हमें इस पे करना होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देता है कि द्विघात सूत्र द्वारा आप दी गई द्विघात समीकरण का क्या निकालिए, मूल निकालिए। तो आपको ये लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये दो चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलिए बढ़ते हम लोग 5वें चैप्टर पे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब आते हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप इस प्रकार का टॉपिक नहीं पढ़े थे। अभी तक बीजीय व्यंजक वाले जो एक्स और वाई जेड इस सब वाले टॉपिक आपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ रखा था, लेकिन समांतर श्रेणी थोड़ा सा आपके लिए नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार आपको ऐसा चैप्टर दिखाया जाता है, ऐसे चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, या जो आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। कैसे? देखो, मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर मुझे जोड़ना हो, तो मैं पहली बार क्या करूंगा, 1 + 2 + 3 + ऐसे ऐड करते चलूंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन समांतर श्रेणी में हमें वही सीखना होता है, वही तरीका सीखना होता है, वही फॉर्मूला सीखना होता है, जिसकी मदद से हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो क्यों नहीं हम आसानी से सीख ले। देखो, तो सबसे पहले इसमें दो टॉपिक में हमें ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला काम करना है समांतर श्रेणी, जिसमें एपी होता है, जिसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका एनुआ पद, एनुआ पद मतलब कहने का मतलब क्या, अंतिम पद, लास्ट वाला पद कैसे निकालते हैं। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, चलो मैं बता देता हूँ। एन हो जाए या लास्ट टर्म बोल देते, क्या होता है, a + n - 1 × d, ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ये हमारा अंतिम पद होता है। इसी तरह जब हमें जोड़ कर निकालना है 1 से लेकर 100 तक का, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे एपी के प्रथम n पदों का योग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा एपी के n पदों का योगफल हो जाता है। यानी हमें 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को जोड़ना है, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से उसे जोड़ पाएंगे। क्लियर है। तो ये चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे बोलूंगा इस चैप्टर में ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इन फ्यूचर जब भी आपको मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, इसकी मदद से आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब आता है एक थोड़ा सा बच्चों को जो मुश्किल चैप्टर लगता है, वो लगता है त्रिभुज। और मैं बोलता हूं कि मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये आपके लिए हार्ड चैप्टर नहीं है, ये आपके लिए आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप केयरफुली ध्यान से अगर सब कुछ जितने भी इसमें प्रमेय है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय कौन सा है इसमें, थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग एक नाम से जानते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं ना। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसको सिद्ध करने वाले, इसको प्रूफ करने वाले, है ना। और दूसरा इसी पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जिसको सॉल्व करके दिखना होता है। तो देखो, मैं बोलता हूं कि इससे हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जब भी इसको सिद्ध करने के लिए बोले 5 मार्क्स का रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स करेगा, 5 मार्क्स का। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि जहां हमें 5 मार्क्स मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा हम अधिक टाइम दे दे तो मेरा क्या ही जाता है। तो जहां 5 मार्क्स मिले वहां पे हमें जरूर प्रेजेंट रहना चाहिए। हमें दिख रहा है कि हाँ थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए आएगा, 5 मार्क्स का है, तो क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा हम टाइम दे दें। हो सकता है शुरू के दिनों में आपको एक बार लगे कि नहीं हमें याद करना पड़ रहा है इसके प्रूफ को, कोई बात नहीं, एक बार याद करके एक बार तो पूरा लिखो। जैसे आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे, आपको लगेगा नहीं ये तो इसमें याद करने वाली क्या चीज, बहुत ही आसान सा चीज था। तो ठीक है, तो आप इस पर जरूर फोकस करना। यानी सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला अपना थेल्स प्रमेय, है ना, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसमें दूसरा जो होता है ना, जैसे इस पे बेस्ट जो कसौटियां आती हैं, समरूपता की जो कसौटियां आती है, जैसे मान लो SAS AA जो सबसे महत्वपूर्ण आता है। ठीक है,
इसके अलावा मान लो ऐसे ही सब आते हैं, तो कसौटियों के डायरेक्ट उनके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए नहीं पूछा जाता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दो त्रिभुज दे देता है फिर पूछता है बताइए कौन से कसौटिया से ये दोनों समरूप होंगे, तो आपको उसको सिद्ध करने पे नहीं जाना, आपको सिर्फ उसको देखना है कि उसको कैसे यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कसौटिया पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यानी इसको भी आप स्टार मार्क में कर लो, कसौटियों पे बेस्ट हमें क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और ये मेरा दूसरा सबसे आसान वाला चैप्टर होता है। वास्तविक संख्या के बाद ये दूसरा सबसे आसान वाला चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको दूरी सूत्र का, दूसरा विभाजन सूत्र का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे दूरी सूत्र में क्या पूछा जाएगा, दो बिंदु दिया गया रहेगा, उनके बीच का दूरी निकालना रहेगा। विभाजन सूत्र में क्या रहेगा, दो बिंदु दिया गया रहेगा, उसके बीच में एक तीसरा बिंदु आएगा और पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हें मान लो 2:3 में विभाजित कर रही हूं या कर रहा हूं, तो बताओ मेरा निर्देशांक बिंदु क्या है। मतलब दो बिंदु दिया रहेगा, तीसरे के बारे में आपको जानकारी जानना चाहिए, तो किसकी मदद से करेंगे, विभाजन सूत्र की मदद से। तो बहुत ही आसान सा है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसी चैप्टर के लिए अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हो, किसका नाम है, त्रिकोणमिति का परिचय। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूं कि अगर आप मेरे से अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप यूपी बोर्ड की मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति के, एक भी क्वेश्चन आपके वो छूटने वाले नहीं है। ठीक है? जनरली हम लोग किस पे फोकस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक फोकस करते हैं, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, जैसे मान लो साइन थीटा दिया गया है, उसकी मदद से टाइन थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे। मतलब एक अनुपात दिया है, बाकी 5 अनुपात निकालना होगा। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो हमारे कोण दिए होंगे उस पे बेस्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि मुझे पूछा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, यानी हमें उन कोणों के मानों को ऐसे याद रखना है कि मैं रात को 12 बजे आपको उठा के पूछूं बताओ सेक 90 की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट उसके आंसर बता सको। समझ में आए? तो ऐसे कोणों के मान याद होने चाहिए। तो अभी करना क्या है, आप सारे कोणों के मान को एक जगह लिखो और सामने जहां भी बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका लो और बार बार देख के प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा सेक 90, कोसेक 90, कॉस 90, सेक 20, ऐसे मतलब सेक 120 तो आपके सिलेबस नहीं होगा, क्या बोल दो सेक 30 डिग्री, है ना। बाकी मैं सेक 120 भी निकालना आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर कोई पूछे मान लो tan 45 क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, तो एकदम अच्छी से आपका दिमाग में रटा होना चाहिए, जैसे मैं पूछूं वैसे आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 3 सर्वसमकाएं, कौन कौन से होती हैं मैं बता दूं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा जो हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको ये 3 सर्वसमीकाएं जो है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में रहना चाहिए और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इन्हीं 3 सर्वसमीकाएं पे बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता अपना त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत बच्चे भागते हैं, लेकिन बाबू जिससे आप भागोगे वही आपको बाद में परेशान करेगा। क्लियर है? तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका उपयोग हम आगे आने वाले जो क्लास में पढ़ोगे 11-12 में जाओगे बहुत यूज करते हैं इसको। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है? बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस इसमें आपको 2 टॉपिक पे ध्यान देना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या डिफरेंस होता है तो मैं बताऊं। अगर मान लो मैं अगर सीधे देखूं तो उसे मैं बोलता हूं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा से जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो कौन सा कोण बनेगा, मेरा बन जाएगा उन्नयन कोण। जब मैं नीचे की तरफ देखूं तो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। बस आपको क्वेश्चन में यही क्लियर करके नहीं दिया जाता है कि उन्नयन कोण है या अवनमन कोण है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता करना होता है कि यहाँ पर उन्नयन कोण आ रहा है या अवनमन कोण आ रहा है। समझ में आए? अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से पता कर लिए कि यहाँ उन्नयन कोण आ रहा है या अवनमन कोण, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरली 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के अगर अच्छे से आपने डायग्राम बना लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसका क्या काम करना होगा, ढेर सारे इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पूरा एनसीईआरटी लगा लो, और बहुत सारा अगर एडिशनल क्वेश्चन की जरूरत है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कहाँ पे, अभय यूपी बोर्ड में, तो आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा ही रहे, है ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है वृत्त। वृत्त बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें हमें 2 टॉपिक पर फोकस करना है। पहला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरा है वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है
उसकी लेंथ निकालने, उसकी संख्या के साथ साथ उसका लंबाई निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे लंबाई की बात करेंगे वहां पे पाइथागोरस प्रमेय को हम याद करेंगे। यानी इसमें जो सबसे मतलब जो हार्ड वाला, जो सबसे कठिन वाला क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। और स्पर्श रेखा की लंबाई किसकी मदद से निकाल लेते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और पाइथागोरस प्रमेय तो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है। यानी दो टॉपिक में यहाँ पे हमें फोकस करना है, पाइथागोरस प्रमेय वाला जो स्पर्श रेखा की लंबाई, और स्पर्श रेखा क्या होती है, उसकी संख्या कितनी होती है। यानी बाहरी बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो वृत्त पे बिंदु उस पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें देखो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें दो टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है अपना त्रिज्यीय खंड और दूसरा है वृत्तखंड। अब देखो इसमें जो सबसे आसान वाला है वह है त्रिज्यीय खंड। अगर आपसे कोई पूछे त्रिज्यीय खंड की लंबाई, त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, आप आसानी से निकाल लोगे। क्षेत्रफल पूछे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लंबाई पूछे थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, आप डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन जहां पूछे हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वहीं पे हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के अनुसार निकालते हैं। यानी इसमें क्या होता है, त्रिज्यीय खंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। और कौन कौन सा त्रिभुज आ सकता है? तो मेरे पास समकोण त्रिभुज आ सकता है, या तो समबाहु त्रिभुज आ सकता है, या ऐसा त्रिभुज आ सकता है जिसका एक कोण 120 डिग्री हो। तो जो 120 डिग्री वाला हो वो 5 नंबर में पूछा जाएगा। बाकी अगर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें हमें या तो समकोण त्रिभुज वाला पूछेगा या तो समबाहु त्रिभुज वाला। तो बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 नंबर में या 2 नंबर में तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे 120 डिग्री वाला पूछे तो आप करना क्या, उसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 समकोण त्रिभुज में विभाजित कर लेना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो यानी इसमें ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है? वृत्तखंड के क्षेत्रफल पे करना है ना? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो इसमें होता क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये टोटली गेम है फॉर्मूला का। ये टोटली गेम है फॉर्मूला का। आपको फॉर्मूला कितने अच्छे से याद है? अगर आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद है, घन, घनाभ, बेलंग, शंकु, अगर सारे फॉर्मूला अच्छे से याद है। अब बहुत बच्चों का कहना होता है सर मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। तो देखो मैं फॉर्मूला याद करने का एक ही कंसेप्ट बताता हूं कि आप ये पता करो कि फॉर्मूला आया कैसे, फॉर्मूला बना कैसे। जैसे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बने होंगे? तो सर 6 आयत का क्षेत्रफल जोड़ के बना होगा। तो अगर आप ऐसे पता करोगे तो आप फॉर्मूला आसानी से ज्यादा दिनों तक याद रख पाओगे। लेकिन अभी के लिए मान लो एग्जाम समय मतलब नजदीक आ गया हमारे पास, तो करो क्या, जितने फॉर्मूला सबको एक कॉपी पे लिख लो और बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि सारे फॉर्मूला को ड्राइव करो, फिर ड्राइव करके देखो कहां से फॉर्मूला आ रहे। नहीं, अभी के लिए क्या करो, एक जगह लिख लो, प्रैक्टिस करो, ढेर सारे इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लियर है? अब फॉर्मूला मान लो आपको याद हो गया तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो मान लो घन और घना आपको एक ही साथ मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी घन और शंकु को एक साथ मिला के पूछा जाएगा, कभी मान लो बेलन रहेगा, बेलन के ऊपर शंकु डाल के पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कब हमें आएंगे? जब हमारे सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक है? तो यानी जब हमें 2 ठोसों को मिलाकर उनको संयोज करके कोई दूसरा आकृति बनाते हैं। जैसे आगे देखो क्या क्वेश्चन पूछा था जनरली, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? तो ये कब होगा? जब 2 ठोस 3 ठोस मिल जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन पूछा जाता है। तो वो कब बनेगा? जब हमें फॉर्मूला पता होगा। यानी टोटली गेम ये चैप्टर किसके लिए? फॉर्मूला के लिए। उम्मीद करते हैं आराम से कर लोगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है जिसका? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है ऑब्जेक्टिव वाला और एक बनता है सब्जेक्टिव वाला। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन बनता है वो अवर्गीकृत डेटा होता है, अनग्रुप डेटा। जैसे जिसमें सिंपली पूछ लेता है मीन मेडियन मोड, डायरेक्ट पूछ लेता है, बहुत आसान से चीजें बता दोगे। ठीक है? लेकिन जैसे वर्गीकृत वाला आता है, तो वर्गीकृत जैसे जिसमें ग्रुप डेटा वाला हो, इसमें आपको टोटली फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट जैसे मान लो माध्य निकालना में मीन निकालना है वर्गीकृत आंकड़ा का, तो इसमें आपको 3 तरीके से आप मीन निकालोगे, प्रत्यक्ष विधित,
कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आपको ये तीनों के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप निकाल पाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप यहाँ फंस जाओगे। तो यानी ये भी एक तरफ से मान सकते हो कि ये भी फॉर्मूला वाला चैप्टर हो गया, लेकिन आसान चैप्टर है, बस आपको फॉर्मूला पता है बना लोगे। उसी तरह अगर मैं बोलूँ वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना, इन दोनों का भी डायरेक्ट 2 फॉर्मूला मिल जाएगा, माध्यक का और बहुलक का। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको 5 फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसी 5 फॉर्मूला की मदद से आप पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा सांख्यिकी कर पाओगे। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो सिंपल सवाल पूछता है, जैसे पूछ देगा बताओ बहुलक क्या होगा, तो हमें पता है जिसकी बराबरता सबसे अधिक बहुलक कहला जाएगा। सिंपल दे देगा, मान लो 10 10 10 20 20 ऐसे कर दे, पूछे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, जो सबसे बड़ा ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के लिए आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रायिकता। और ये जो है थर्ड सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है। क्यों? अगर हमसे कोई भी पूछे प्रायिकता क्या होती है, तो बस मैं एक ही वर्ड बोलता हूं, क्या? फोटो। क्या बोलता हूं? फोटो। क्योंकि सबको सेल्फी लेने का आदत होता है, फोटो खींचने का आदत होता है। अब ये फोटो का मतलब क्या हुआ? एफओ का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम और टीओ का मतलब होता है टोटल आउटकम। एफओ मतलब कि अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कोई भी क्वेश्चन हो प्रायिकता का, आप उसमें सबसे पहले ये देखो कि उसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं। अगर आप कुल संभव परिणाम निकाल लिए, फिर उसी कुल संभव परिणाम में आपका छिपा रहता है अनुकूल परिणाम। जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला मान लो एक सिक्का मैंने उछाला, तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल। अब मैं पूछूंगा कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितना हो गया? 2। अब मैं आपसे पूछूं कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बोलोगे सर कितना हेड आया इसमें? एक ही आया। यानी जो अनुकूल परिणाम होता है वो मेरा कुल संभव परिणाम में छुपा रहता है। तो ये मैं सबसे आसान बोलता हूं, आप बस आपको इसमें सिर्फ क्या देखना है? फोटो, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। जब भी क्वेश्चन आए आप कुल संभव परिणाम देख लो, क्वेश्चन से ढूंढ लो और उसी में अनुकूल परिणाम छुपा रहता है। क्लियर है? कर लोगे आसानी से। अब आता है कि यहां तक आपका सब कुछ समझ में आ गया। 14वें चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने उम्मीद करते हैं आपने बुक में मार्क कर लिया होगा, कॉपी में लिख रखा होगा। अब आता है कि सर आपने तो बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं कर भी लूंगा, सब पे प्रैक्टिस भी कर लूंगा, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक मैं याद नहीं रख पाता हूं, इसका रिवीजन नहीं कर पाता हूं। तो मैंने आपको 45 दिन वाले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखा दिया था कैसे रिवीजन करना। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूं कि रिवीजन कैसे करना है जो टॉपर्स करते हैं। देखो मान लो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप दूसरे चैप्टर पे गए। अब जैसे आपका दूसरे चैप्टर पे आप गए, आप दूसरे चैप्टर में जाने से पहले पहला चैप्टर आपका कंप्लीट रहना चाहिए, मतलब पहला चैप्टर का आपका रिवीजन होना चाहिए। अब जैसे आप दूसरे से तीसरे चैप्टर पे गए, पहले दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। अब फिर तीसरे से जैसे आप चौथे चैप्टर पे गए, चौथे चैप्टर पे जाने से पहले, चौथे चैप्टर पे जाने से पहले पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह करते करते जैसे आप 14वें चैप्टर पे जाओगे, जैसे जैसे आप 14वें चैप्टर पे जाओगे, 14वें चैप्टर पे जाने से पहले आपको 13वें चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। यानी इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले उसके पीछे का सारा चैप्टर हमारा रिवाइज होना चाहिए, सारे के सारे चैप्टर हमारे रिवाइज होने चाहिए। अगर आप रिवाइज करते चल रहे हो साथ के साथ, एट द एंड आप ये देखोगे आपको अलग से कोई रिवीजन क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कुछ बताने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एट द एंड पूछेंगे सर कोई टिप्स एंड ट्रिक बता दो ताकि मैं एग्जाम में फोकस हो सकूं। सबसे पहला टिप्स है एवरी मिनट काउंट। अब आप 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते हो, हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ही सोचो मात्र 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इस 45 दिन में आप दोस्तों के साथ घूमने में व्यस्त करोगे तो क्या वो आपके लिए सही है? नहीं। दूसरा, स्टे कंसिस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन 12 घंटा पढ़ते हैं और अगले दिन सो जाते हैं। नहीं, भले पहले दिन आप 6 घंटा पढ़ो, अगले दिन 6 घंटा से ज्यादा करो, 7 घंटा करो, फिर अगले दिन 8 घंटा करो। कभी भी ये नहीं करना है कि हम आज 6 घंटा पढ़े तो अगले दिन 5 घंटा पढ़े। नहीं, कोशिश करो हमेशा पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन मैं पूरा अच्छे से गया पिक पे, अगले दिन मैं नीचे से आराम से नीचे गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगली बात आता है बिलीव इन योर सेल्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ?
एग्जाम का समय आ रहा है, आप लोग प्रेशर फील कर रहे होगे, सर मुझसे होगा क्या, मैं ये कर पाऊंगा। देखो, जब तक अपने आप का विश्वास नहीं करोगे, आप खुद को नहीं जीतोगे, फिर दूसरे किसी के बारे में कैसे सोच सकते हो, नहीं सोच सकते ना। पहले अपने आप को विश्वास दिलाओ, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये अपने आप पर विश्वास दिलाओ, जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर सकता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट छपे आ सकते हैं, जिसको हम लोग कहां पढ़ा रहे हैं, अपना अभय यूपी बोर्ड में। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं कराए हो, अगर अभी तक आपको इसके बारे में आइडिया नहीं था, आपके दोस्तों को भी नहीं आइडिया था, तो एक बार जल्दी जल्दी ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचाओ। और खुद अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं कराया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर आपको इनरोल हो जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी सारी बातें आज की समझ में आ गई होगी। और अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया था तो कम से कम ये वीडियो यहां तक आपने देख रखा है, तो अभी तो थोड़ा सा आप मोटिवेटेड हो जाओ, अभी तो आप अपने आंखें खोलो, अपने दिमाग खोलो, ताकि हमें वो करके दिखाना है जो आज तक मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया है उस पर बेस्ट ढेर सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, और जिस दिन एग्जाम देकर आओगे उस दिन मुझे शुक्रिया जरूर बोलोगे।